गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का न्यू सक्सेस कोचिंग सेंटर केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। कल या लास्ट वीडियो में जो 4th चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो हमने दिया था आपको, उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति क्या होती है, और उससे हमने कुछ अभिक्रियाएं पढ़ाई। मैंने अभिक्रिया क्या होती है वो पढ़ाया था कि अभिक्रिया होती क्या है ना। तो अभिक्रिया के लिए आपने पढ़ा था क्या कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होना अभिक्रिया कहलाता है। और रासायनिक बलगति के बारे में क्या पढ़ा था कि रासायनिक बलगति जो होती है वो एक अभिक्रिया के होने में लगा समय और अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन को रासायनिक बलगति कहते हैं। अब आपने पढ़ा था कि अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। तीव्र अभिक्रियाएं जो 10⁻³ सेकंड में पूरी हो जाती है, फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। नंबर 2 पर था स्लो रिएक्शन जो बहुत ही स्लो मोशन में होती, कई दिनों के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आता। और तीसरी थी ऐसी अभिक्रियाएं जो फास्ट और मंद यानी कि तीव्र और मंद के मध्य की होती हैं, उनके वेग का निर्धारण किया जा सकता है। तो आज देखते हैं हम आज के इस वीडियो में कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है ना। अभिक्रिया का वेग, कल आपने अभिक्रिया पढ़ी थी, आज आप देखते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो परिभाषा बनती है वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। माना हमने अभिक्रिया ए रोमांक पदार्थ है ना, ए से बी कोई पदार्थ बन रहा है। अब देखिए क्या करते हैं कि माना प्रारंभ में इसके हमने ए मोल ले लिए, कितने लिए ए मोल, और इधर बना 0 मोल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभिक्रिया होने का समय नहीं दिया, तो इधर कोई पदार्थ की मात्रा यानी अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन नहीं होता। परंतु टी समय पर मान लीजिए कि x मोल इसके बन जाते हैं, टी समय पर इसके x मोल बन जाते हैं, तो इधर कितने बचे होंगे a माइनस x मोल। कितने बचे होंगे? a माइनस x मोल। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा अभिक्रिया। इतना सांद्रता में परिवर्तन ये हुआ यदि, ठीक है, तो आपने पढ़ा कि प्रारंभ में ए मोल लिए और इधर बने 0 में, टी समय पर x मोल बन जाते हैं, तो इधर कितना बचा होगा? a माइनस x मोल। यदि क्या है, यदि सांद्रता में परिवर्तन अति सूक्ष्म मात्रा में हुआ, सांद्रता में परिवर्तन अति सूक्ष्म मात्रा में हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में सांद्रता dx व लगा समय dt होगा। ऐसी स्थिति में सांद्रता में परिवर्तन dx और लगा समय dt होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए भैया, अति सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तन का मतलब है कि मान लीजिए कि 500 लीटर पानी है और उस पानी में आपने 100 ग्राम चीनी डाल दी, तो चीनी का कोई पता नहीं चलेगा 500 लीटर में। तो ये सांद्रता में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, बहुत कम हुआ, जिसकी लगभग हम गणना भी नहीं कर सकते। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, बहुत ही कम परिवर्तन होते हैं, तो वहां पर सांद्रता dx लेते हैं और समय जो है वो हमारा dt हो जाता है। तो हमारा सूत्र बनता है अभिक्रिया का वेग समानुपाती सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो सांद्रता है, यहाँ पर अभिकारक, अगर इधर से इधर अभिक्रिया हो रही तो लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी। क्या होगी? अभिकारक की सांद्रता में कमी। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया करेगा, धीरे धीरे घटेगा, तब ये बनेगा, है ना। अभिकारक घटेगा तब उत्पाद बनेगा, और जब उत्पाद की सांद्रता लिखेंगे तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि लिखेंगे बटे लगा समय। तो देखिए क्या होता है, अभिक्रिया का वेग जो है उसको r से लिखते हैं, तो r समानुपात है सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? dx अपॉन dt, है ना। सांद्रता परिवर्तन dx और लगा समय dt। अगर हम r बराबर पक्षांतर करें तो k इंटू dt हो जाएगा, k इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। परंतु यदि k बराबर 1 हो तो ये हो जाएगा r बराबर dx अपॉन
dt, ये हमारा क्रिया का वेग निकल आएगा, ठीक है ना, क्रिया का वेग आ जाएगा। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता, सॉरी मोल प्रति लीटर सेकेंड, मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। ये आता है हमारा क्रिया का वेग। आई बात सुनिए एक बार फिर से, वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है क्रिया का वेग कहलाता है। प्रारंभ में माना कोई अभिक्रिया ए से ये पदार्थ बनता है, प्रारंभ में इसके ए मोल लिए, इधर बने 0, t समय पर x बन जाते तो बची हुई मात्रा a माइनस एक्स। यदि सांद्रता में परिवर्तन है शून्य मात्रा में हो, यानी बहुत ही कम परिवर्तन हो, तो ऐसी कंडीशन पर सांद्रता dx और लगा समय dt लेते हैं। तो क्रिया का वेग समानुपातिक सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, r समानुपातिक dx अपॉन dt, r इक्वल टू k इंटू dx अपॉन dt। r यदि k बराबर 1 हो तो r बराबर dx अपॉन dt। तो इसका मात्रक निकलेगा मोल प्रति लीटर सेकेंड। चलिए, तो आपने पढ़ा क्रिया का वेग, उसकी परिभाषा पढ़ ली, इसका मात्रक पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं क्रिया के वेग को कितने प्रकार से दिखा सकते हैं, अब क्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब क्रिया के वेग को 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब क्रिया के वेग को 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर 1 आता है औसत वेग। औसत वेग आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, नहीं तो पढ़ते ही हैं। क्या होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समय का टोटल अपॉन लगा समय, है ना, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का टोटल अपॉन लगा समय कर दे तो हमें औसत वेग पता चल जाता है। किसी भी चीज का एवरेज नंबर प्राप्त करने हो तो क्या होता है, जितने सब्जेक्ट उन सबका टोटल अपॉन सब्जेक्ट की संख्या, तो उससे हमें औसत संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें औसत वेग निकालना है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में, समझ रहे हैं ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद, अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है जो अभिक्रिया करता है और एक उत्पाद होता है जो बनता है ना, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। यानी सांद्रता प्रति सेकंड, प्रति इकाई समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, घट रही है या बढ़ रही है सांद्रता, उसमें कितना समय लग रहा है, ठीक है ना, उसे हम औसत वेग कहते हैं। अथवा देखिए ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होने में लगे समय का भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है वो औसत वेग कहलाता है। फिर से एक बार दे दे, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगे समय में का भाग दे दें तो हमें सांद्रता में परिवर्तन प्राप्त होता है, जिसे औसत वेग कहते हैं। ठीक है ना। अब बात सुनाते हैं कि यहाँ सांद्रता में परिवर्तन को हम डेल्टा सी मान सकते हैं और लगा समय हमारा डेल्टा टी होगा, लेकिन यहाँ पर लेते हैं प्लस माइनस, जैसा कि यहाँ पे लिया। देखिए, अभिकारक जब क्रिया करेगा तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, तो यहाँ पर माइनस आएगा और उत्पाद हमारा धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा, तो वो हमारा प्लस में आएगा। इसलिए प्लस बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आए बात समझ में, ये होता है। दूसरा वेग आपका आता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक भी कहते हैं या तात्कालिक वेग कहते हैं, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तात्क्षणिक मतलब तुरंत, प्रेजेंट टाइम में क्या वेग चल रहा है ना। औसत को तो हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन तात्क्षणिक का मतलब है कि तुरंत किस टाइम पे चल रहा है, कौन सी अभिक्रिया हो रही, कितनी स्पीड से हो रही है, उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी निश्चित क्षण पर 2 बजे 2:03 पर, 10 बजे 5:03 पर, 5:10 पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। बात समझ आए कि नहीं। यानी एक निश्चित टाइम पर, निश्चित समय पर उसके अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ, उसमें लगा समय जो है वो हमारा तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। तो यहाँ पर ले सकते हैं तात्क्षणिक वेग बराबर dc प्लस माइनस dc अपॉन dt। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने dc अपॉन dt क्यों ले लिया भैया, देखिए dc जो है
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में अनंत यानी बहुत ही अति सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तन के लिए लिया गया है। डी जो है अति सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तन के लिए लिया गया है और उसी परिवर्तन में लगा समय भी हमारा dt हुआ। प्लस से मतलब है उत्पाद बनने की वृद्धि और माइनस से मतलब है अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी। इनका आयोजन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। फिर से एक बार देखें, किसी निश्चित क्षण पर क्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। थर्ड आता है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभ में t बराबर 0 समय, जब हमने केवल पदार्थ को ले लिया, अभिक्रिया होने का समय नहीं दिया है, तो किसी क्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। प्रारंभ में किसी अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो वेग को हम 3 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ गया होगा, इसके आगे देखते हैं। चलिए देखिए बेटा, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। होते तो कई सारे कारक हैं, मगर हमने आपको प्रमुख रूप से 4 कारक पढ़ाए हैं। पहला है सांद्रता का प्रभाव, ठीक है ना। सांद्रता मतलब होता है बढ़ना, संख्या में बढ़ना, यानी किसी पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करना सांद्रता होता है, ठीक है ना। अगर हम कंटिन्यू सांद्रता बढ़ाते जाएंगे तो हमारे अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी और जब अणु पास पास होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो आपस में उनमें टक्करें होना भी स्वाभाविक है। और जब टक्करें होंगी तो अभिक्रिया का वेग सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। भैया प्रभावी टक्कर क्या होती है, एक छोटा सा हंसने वाला एग्जांपल देते हैं। आपका मित्र बैठा हुआ है और आप धीरे धीरे उसको 3-4 थप्पड़ लगा रहे हैं। वो कह रहा है मान जाओ भैया नहीं मार दूंगा, मान जाओ भैया नहीं मार दूंगा। तो 3-4 थप्पड़ मारे, धीरे धीरे कोई फर्क नहीं। एक आपने तेजी से मार दिया तो उसने पलट कर आपको थप्पड़ दे दिया। तो मान लीजिए 4 पहले मारे थे, एक 5वां मारा, तो 5वें से अभिक्रिया हुई है ना। 5वां जब ज्यादा तेज पड़ा उसको, तो उसने आपको रिवर्स में दिया, थप्पड़ दे दिया, तो वो हमारा क्या हो गई, प्रभावी टक्कर, ठीक है ना। क्या हुई, प्रभावी टक्कर। यानी सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ताप का प्रभाव आता है, ताप वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। भैया ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा, ताप बढ़ाने का मतलब किसी भी चीज का ताप बढ़ाएंगे, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अणु ज्यादा तेजी से गति करेंगे, और जब ज्यादा तेजी से गति करेंगे तो उसी पात्र में कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। नंबर 3 आता है दाब का प्रभाव। अब किसी चीज को इतने बड़े बर्तन में भरे हो, उसको दबाते चले जाओ, दबाते, तो जहां इतने में अणु थे अब इतने में आ गए तो ज्यादा पास पास आ गए ना। जैसे स्कूल में 4 स्टूडेंट एक सीट में बैठते हैं, अब 4 की जगह 6 बैठा दिया जाए तो वो दब जाएंगे, और जब दबेंगे तो हिलने डुलने में वो एक दूसरे में लड़ाई होगी, यानी टक्कर बढ़ेगी। तो जब दाब बढ़ाते हैं तो अणु पास पास आ जाते हैं, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। और नंबर 4 पर आता है उत्प्रेरक का प्रभाव। सामान्यतः उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, सामान्यतः उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अब उत्प्रेरक क्या होता है ये जान लीजिए। वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है। फिर से एक बार, वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करता, उत्प्रेरक कहलाता है। एक बढ़िया सा एग्जांपल है कि जैसे आप लोग याद नहीं करते, आपकी याद करने की अभिक्रिया बहुत स्लो मोशन में चल रही है, और आपके सर या हमें कोई भी आपके टीचर्स आते हैं, 4-4 डंडे लगा देते हैं, है ना। तो डंडे में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ भैया, जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन आपके याद करने की जो स्पीड है, जो वेग है, वो बढ़ जाएगा, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। आया होगा समझे। तो उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को समानता बढ़ाई देती है। आए बात समझ में। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, आगे कल पढ़ाएंगे इसके आगे कल। और बेटा मैंने आपसे कहा था कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते जाएंगे और आपकी क्लास 12 की अच्छी सी पढ़ाई होती रहेगी, ठीक है ना। ओके, जय हिंद, जय श्री राम।